हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का वेरी इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा। और यदि आप सारे वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आप एग्जाम में बैठते हैं, तो वाकई दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं जो है आपको ये भी बताऊंगा कि यदि कोई प्रश्न 3 नंबर में आता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, यदि कोई क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं 5 नंबर वाला प्रश्न को 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाए तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और यदि 3 नंबर वाला प्रश्न को 5 नंबर में दे दिया जाए तो आप इसे लॉन्ग में कैसे लिख सकते हैं। ये सारा चीज दोस्तों मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि आप जो है आंसर को कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये भी चीजें मैं जो है इस वीडियो में बताते चलूंगा। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव भारत में मानसून की विशेषताएं और उनके कृषि पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे भारत का मानसून के बारे में बताना है और वहाँ का भारत में जो कृषि होती है उसका प्रभाव बताना है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाने वाला है। तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर बताया गया है कि भारत में मानसून दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी 2 प्रकार के होते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और देश में अधिकांश वर्षा का कारण बनता है, जो खरीफ फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है तथा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा लाता है, जो रबी फसल के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, जायद फसल क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तभी दोस्तों आप जो है एक सटीक आंसर लिख सकते हैं विथ ज्योग्राफी का वर्ड के साथ। ठीक है, तभी दोस्तों आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको यहाँ पे जो है ज्योग्राफी का वर्ड यूज करना है, ये यूज नहीं करना है कि इस चीज का फसल होता है। आप लिखिए कि खरीफ फसल होता है, इसमें अब क्या क्या फसल होता है ये सारा चीज आपको पता होनी चाहिए। रबी फसल में क्या क्या चीजें होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि मानसून की अनियमितता से सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। यहाँ पे दोस्तों आप जो है कृषि संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां लिख सकते हैं कि कृषि जो है कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन करें और उनकी विशेषताओं के आधार पर उनकी फसलों का उल्लेख करें। अर्थात यहाँ पे मृदा से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। पर्यावरण से संबंधित कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप सभी बच्चे पर्यावरण से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे को आप करके चाहिए, तभी दोस्तों आप जो एक अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है, जो कि दोस्तों आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों मैंने सिंपल वे में लिखा हुआ है कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, 6 प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है और उसकी जो है विशेषताएं भी लिख दी है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये किसके लिए उपयुक्त होती है ना, कपास के लिए। नेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे लाल मृदा। लाल मृदा किसके लिए होती है ना, दालें, तिलहन, कपास और गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा होती है लाल मृदा। नेक्स्ट है वो है जलोढ़ मृदा। इसमें क्या होती है, चावल, गेहूं, गन्ना और दालों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। इसमें चाय, कॉफी, रबर, काजू के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। इसमें क्या होता है ना, खजूर, बाजरा और ज्वार के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है पहाड़ी मृदा। इसमें जो है फल, चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से यदि आप आंसर लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, एक एक करके सारी चीजों को देखकर, तो दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या वितरण के प्रमुख कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनसंख्या वितरण मतलब होता है जनसंख्या का फैलाव।
तो जनसंख्या का फैलाव किस तरीके से हो सकता है, ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है लिखा हुआ है कि भारत में जनसंख्या वितरण भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होती है। यहाँ पे मैंने 4 कारण लिखे हैं। पहला भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये 4 कारण ऐसे कारण हैं जिस कारणवश जनसंख्या का फैलाव होता है, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारा चीज डिस्कस करता हूं ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से आंसर लिख सकें। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था भौगोलिक कारक। तो आपको जो है यहाँ पे 1 नंबर देके, ठीक है, इस तरीके से आप रोमन में 1 नंबर देंगे और दोस्तों यहाँ पे भौगोलिक कारक लिखेंगे। अब इसके बारे में जो है इसका वर्णन करेंगे कि जो है समतल भूमि, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु और जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भौगोलिक कारण में भूमि, ठीक है, मृदा के बारे में, जलवायु के बारे में, जल के बारे में। आप जो है यहाँ पे 1 नंबर देने के बाद भौगोलिक कारक के अंदर में भूमि के बारे में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, भूमि के बारे में डैश देंगे और लिखेंगे कि उस स्थान पर ज्यादा व्यक्तियों का वितरण होता है, ज्यादा जनसंख्या वितरण होता है जिस क्षेत्र की भूमि जो है उपजाऊ होती है। जिस क्षेत्र की भूमि जो है समतल होती है उसी क्षेत्र में जो है इंसान आसानी से घर बना सकता है। तो इस तरीके से आप भूमि के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा के बारे में। तो मृदा के बारे में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डैश देंगे, एरो देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि जनसंख्या का वितरण उस क्षेत्र में भी अधिक होता है जिस क्षेत्र में मृदा की उपजाऊ मृदा पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है उपजाऊ मृदा की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि वो जो है अपना अनाज अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो आप इस तरीके से मृदा के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिख देना है जलवायु के बारे में। ठीक है, आपको जलवायु के बारे में लिख देना है। जलवायु डैश दीजिएगा, यहाँ पे एरो करके डैश करके लिखिएगा कि जलवायु किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए वहाँ की जलवायु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि जलवायु खराब होती है तो तबीयत खराब होने की आवश्यकता चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जलवायु उसी क्षेत्र में अत्यधिक इंसान रहना चाहता है जहाँ पे अनुकूल जलवायु हो। ठीक है, नेक्स्ट है जल की उपलब्धता। ठीक है, जल के बारे में आपको लिखना है। तो जल के बारे में आप डैश देंगे, लिखेंगे कि जल बहुत सारे इंसान, ठीक है, अब बोलेंगे तो 100% सारे इंसान ऐसे होते हैं जो जल के बिना नहीं गुजारा कर सकते दिन का। ठीक है, क्योंकि खाना बनाने के लिए जल चाहिए, नहाने के लिए जल चाहिए, कुछ भी करने के लिए हम लोग को जो है जल की आवश्यकता होती है। तो इंसान जो है उसी क्षेत्र पर ज़्यादा रहने का कोशिश करेगा जिस क्षेत्र पर आसानी से जल जो है उपलब्ध हो सके। बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जल की आवश्यकता जो है बहुत सीमित तरीके से होती है। मतलब आप कहीं कहीं देखे होंगे कि किसी गांव में कोई एक गांव है और उस गांव का एक ही जगह ऐसा होता है जहाँ पे उन लोग को जल मिलता है, तो वहीं पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है, मारपीट होने लगती है। तो इस क्षेत्र में इंसान कम रहना पसंद करेगा। लेकिन वहीं पर यदि कोई मान लेते हैं ये एक गांव है और हर एक घर में एक एक नल है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंसान जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रहता होगा और रहना भी चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप आंसर लिखते हैं, भौगोलिक कारक देते हैं हेडिंग, फिर इसके अंदर समतल भूमि का वर्णन करते हैं, मृदा के बारे में बताते हैं, जलवायु के बारे में बताते हैं, जल की उपलब्धता के बारे में बताते हैं, तो दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो आपका जो है 5 पे 5 एकदम चांसेस है, एकदम फुल चांसेस है कि 5 पे 5 आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक में आपको क्या लिखना है? तो आर्थिक कारक में यदि आपको लिखना है कि औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण जनसंख्या का घनत्व होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है एक वर्णन किया हुआ है, एक औद्योगिक और एक वाणिज्यिक केंद्र। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज का वर्णन करना है। कैसे आप करेंगे? यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है औद्योगिक के बारे में बताएंगे। औद्योगिक के बारे में बताएंगे। औद्योगिक अर्थात आप जो है उद्योग मतलब फैक्ट्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे फैक्ट्री के बारे में लिखेंगे कि अत्यधिक इंसान उस क्षेत्र पर रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पे औद्योगिक होता है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे इंसानों को जो है मजदूरी मिलती है। मजदूरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो जो है अपना जो जिंदगी है, जो उसका रोजमर्रा है, वो बहुत ही अच्छे से गुजारा कर सकता है। तो इंसान जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए औद्योगिकरण क्षेत्र में रहना अत्यधिक पसंद करता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक केंद्र। ठीक है, वाणिज्यिक केंद्र मतलब बिजनेस क्षेत्र। ठीक है, बिजनेस क्षेत्र में भी रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंसानों का, क्योंकि वहाँ पे जाकर वो जो है बिजनेस करके,
ठीक है, उसमें भागीदारी देके वो जो है बड़े इंसान बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ के बारे में यदि आप वर्णन करते हैं तो आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, और इसी तरीके से आपको जो आंसर लिखना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक कारक। ठीक है, यहाँ पे लिखना है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थिर राजनीतिक वातावरण वाले क्षेत्रों में लोग बसना पसंद करते हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपका क्वेश्चन था कि जनसंख्या जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो हम लोग जो है भौगोलिक कारक देख लिए, आर्थिक कारक देख लिए। अब दोस्तों हम लोग जो है सामाजिक और राजनीतिक कारण देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया है बेहतर शिक्षा। इसके बारे में आपको वर्णन करना है कि इंसान अत्यधिक उस क्षेत्र पर रहना पसंद करता है जहाँ पे बहुत ही अच्छा शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वो जो अपना भविष्य निर्माण कर सके। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं से आप समझ सकते हैं हॉस्पिटल, क्लिनिक। ठीक है, तो यदि कोई भी इंसान बहुत सारे क्षेत्र में रहना पसंद करता है, परंतु उस क्षेत्र पर अत्यधिक रहना पसंद करेगा जिस क्षेत्र पर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अर्थात क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो। ठीक है, इस तरीके चीज़ें जहाँ पर रहना होती है उस क्षेत्र पर जो है इंसान अत्यधिक रहना पसंद करता है। क्योंकि दोस्तों यदि मान लेते हैं कि कोई भी इंसान बीमार पड़ जाता है, ठीक है, बहुत ही गंभीर तरीके से वो बीमार है, तो वो जो है दूर ना जाकर उसी क्षेत्र पे जो भी उसका हॉस्पिटल है, ठीक है, उस पर जो है अपना दिखा दे और दोस्तों वो जो है फिर ठीक हो जाए। तो ये तभी हो सकता है जब उसके सामने जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों की विशेषताएं और उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है बताया हुआ है कि भारत में जो है मुख्यतः 4 प्रकार के परिवहन साधन हैं। तो उसमें से 4 में से क्या क्या चीजें हैं, कौन सा साधन अच्छा है, सारा चीज मैं जो है इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर आप देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सड़क परिवहन। इसके बारे में लिखेंगे कि ये जो है लचीला, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम, लेकिन लंबी दूरी के लिए महंगा है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अभी के ज़माने में बहुत सारे इंसान जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो ऑनलाइन जो भी ऑर्डर किया जाता है वो सारा जो है सड़क के माध्यम से ही आता है। सड़क के माध्यम से आता है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी वस्तु को हम लोग जो है घर घर तक पहुंचा सकते हैं। ये किसकी विशेषताएं होगी, ये विशेषताएं होगी सड़क परिवहन की। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन में देखिए कि क्या चीज़ें जो है सड़क के माध्यम से हो रही है, वो सारा पॉइंट आप जो है इसमें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, रेल परिवहन। यहाँ पे जो है लंबी दूरी के लिए सस्ता और बड़े पैमाने पर माल और यात्री परिवहन के लिए उपयुक्त लेकिन सीमित पहुंचना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है लंबी यात्रा के लिए आप जो है इसे चुन सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो है पैसा भी कम लगता है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर यदि आपको कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो दोस्तों आप जो है रेल परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेल परिवहन में हम लोग को जो है पैसा कम लगता है। ठीक है, और लंबी दूरी को तय करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है रेल परिवहन। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है जल परिवहन। जल परिवहन जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, और ये जो है भारी मालों के लिए उपयुक्त लेकिन धीमा और सीमित जल मार्गों पर निर्भर है। सबसे ज़्यादा धीमा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाला परिवहन जो है वो है जल परिवहन। ठीक है, क्योंकि आप रेल को देखेंगे तो रेल भी स्पीड चलता है, सड़क परिवहन देखेंगे उसमें जो भी बाइक है, ठीक है, बस है, वो सारा चीज़ स्पीड चलते हैं। और लास्ट है हम लोग का वायु परिवहन। इसमें यदि आप देखते हैं इसमें आप क्या देखेंगे, एरोप्लेन देखेंगे, ठीक है, हवाई जहाज देखेंगे। तो इसमें जो है बहुत ही तेज़ी से आप जो है किसी भी क्षेत्र पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बात हो जाता है कि आप जो है यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये जो परिवहन है वायु परिवहन, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बाकी की तुलना में सबसे महंगा जो परिवहन है वो है वायु परिवहन। ठीक है, और इसमें जो है भारी मालों के लिए कम उपयुक्त होती है। मतलब आपको वस्तु ज़्यादा मात्रा में ले जाना है तो आप जो है वायु परिवहन के तहत नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक सीट मिलता है, प्रॉपर तरीके से आप जितना रिजर्व करते हैं उतना ही मिलता है। ठीक है, तो आप जो है ज़्यादा मात्रा में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह वायु परिवहन के तहत नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप हर एक प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से और अपने लैंग्वेज में देते हैं तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, 5 में 5 आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा। और मैंने दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में बाढ़ों के कारण
और उनके प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है पहले है कि भारत में बाढ़ के प्रमुख कारण है। आपको कारण लिखना है, फिर मैं आपको जो है प्रबंध के उपाय बताऊंगा। ठीक है, तो आप दोस्तों बाढ़ के कारण लिखिए कि बाढ़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से आपको पॉइंट दे देना है। उसके बाद आपको लिखना है अत्यधिक वर्षा और नदी तंत्र का अभिभार। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट, नदियों में गाद जमाव से जल धारण क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है वनों की कटाई से जल धारण क्षमता में कमी और मिट्टी का अपरदन के कारण जो है बाढ़ आने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट है असंगठित शहरीकरण और जल निकासी प्रणाली की कमी। तो इस तरीके से आप जो है बाढ़ के कारण लिखेंगे। उसके बाद आप जो है उसके प्रबंधन के उपाय बताएंगे। तो प्रबंधन के उपाय यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको जो है 1 नंबर 2 नंबर करके लिखना है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर तरीके से आपको जो है लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है बांध और जलाशयों का निर्माण। नेक्स्ट है नदियों की नियमित सफाई और गाद हटाना। नेक्स्ट है वन रोपण और जल ग्रहण क्षेत्र का विकास। और अंतिम है सुनियोजित शहरीकरण और प्रभावी जल निकासी प्रणाली का विकास। ये तरीके आप करते हैं तो बाढ़ से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इस 5 में निश्चित है कि आपका जो है 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो आप दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चन बताए वो सारा चीज करना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एक कमेंट करें। एक कमेंट करते ही मैं जो इस पीडीएफ को डायरेक्टली अपना टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी में एक अच्छा रिजल्ट करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे लिंक मिलेंगे। ठीक है, वो सारे लिंक को आप फॉलो करें, आपको जो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है। ठीक है, यदि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी में करना है तो आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका ज्योग्राफी का। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है और भी कोशिश करूंगा कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सब ज्योग्राफी से संबंधित उसको भी मैं डिस्कस कर दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।